बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास केस 1 क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे 5.2 यानी केस 2 को डिस्कस करेंगे। 5.2 को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं केस 2 की हमें कैसे पता चलेगा कि ये केस 2 है। तो डेफिनेटली केस का हमें पहले पता होना चाहिए, फिर ही हम जो है उसको लेट कर सकते हैं कि कैसे लेट करना है। देखिए आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में। ये केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था कि चारों केसेस में, जो पार्शियल फ्रैक्शन के चार केसेस हैं, उन चारों केसेस में हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही डिस्कस करेंगे। अब अगेन सेकंड केस में भी हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर हमारे पास किस तरह का होगा। देखिए क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि लीनियर फैक्टर की होल पावर 1 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा हुआ है। देखिए ये आप x-2 आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, ये नॉन रिपीटेड है क्योंकि इसकी होल पावर 1 है। इसके साथ दूसरा फैक्टर है लीनियर, वो भी लीनियर ही है, x+1। इसकी होल पावर 1 से ज्यादा है, होल पावर 3 है, तो ये क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अब रिपीटेड जो है तो चेक करें क्या ये इम्प्रॉपर तो नहीं, नहीं बिल्कुल प्रॉपर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसको लेट कैसे करेंगे देखिएगा। लेट करने के लिए क्या करेंगे, जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है वो तो एज इट इज आपके पास अलग हो जाएगा, प्लस जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है देखिए इसकी होल पावर 3 है, तो आपने इसको पहले होल पावर 1 के साथ अलग करना है, होल पावर 1 के बाद फिर होल पावर 2 के साथ अलग करेंगे, और फिर होल पावर 3 के साथ अलग करेंगे। ठीक है, यानी जितनी पावर होगी इसको उतनी दफा आपने रिपीट करना है। पहले होल पावर 1 के साथ, फिर होल पावर 2 के साथ, फिर होल पावर 3 के साथ। अगर यहाँ पे होल पावर 4 होती तो मैं आगे ऐड करता, होल पावर 4 के साथ भी अलग करता। ठीक है, ओके। अलग अलग करने के बाद चूंकि डिनोमिनेटर में देखिए ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये रिपीटेड लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कल कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कांस्टेंट। अगेन लीनियर फैक्टर है तो ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट, इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1। ठीक है, लेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। दोनों तरफ हर टर्म को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कटिंग के बाद क्या एक्सप्रेशन आएगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी, क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 होल क्यूब। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 साथ एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 होल क्यूब है, जब होल क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे एक x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा, प्लस c x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर कट जाएगा, एक x प्लस 1 बच जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 होल क्यूब कट जाएगा, x माइनस 2 बच जाएगा। तो इससे आप कहते हैं रिलेशन 2। अच्छा एक चीज आप गौर करें, हमारे पास चार कांस्टेंट टर्म्स हैं, a b c d। मैंने चार कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, a का आंसर भी निकालना है, b c d चारों का मैंने आंसर निकालना है। लेकिन अगर मैं जीरो मेथड को यूज करूंगा तो चार कांस्टेंट टर्म्स का आंसर निकालने के लिए मेरे पास चार लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। जीरो मेथड अगर मैं यूज कर लूं, मेरे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक है x माइनस 2 और एक है x प्लस 1। ठीक है, इन दो लीनियर फैक्टर्स से तो मेरे पास दो कांस्टेंट टर्म्स का आंसर आएगा ना, तो बाकी कांस्टेंट टर्म्स का आंसर हम कैसे निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। यानी हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें वेरिएबल्स को अलग अलग कर देंगे। यानी अगर x क्यूब का कुछ वेरिएबल्स हैं, x क्यूब की कुछ वैल्यूज हैं, तो x क्यूब की वैल्यूज को अलग कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, x स्क्वायर की वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, यानी हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें वेरिएबल के लिहाज से हर टर्म अलग अलग होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो रिलेशन बनाने के लिए हम रिलेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
यानी इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x प्लस वन होल क्यूब फॉर्मूला ओपन करूंगा, x प्लस वन होल क्यूब यानी a प्लस बी होल क्यूब। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर x प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, bx माइनस 2b, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे और इसके साथ x प्लस वन होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2x इंटू वन, c को उधर मल्टीप्लाई कर दें, या जगह cx माइनस 2c, इसके साथ x प्लस वन एज इट इज प्लस d को उधर मल्टीप्लाई कर दें, dx माइनस 2d। अभी क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को तो मल्टीप्लाई करो सब टर्म्स के साथ, हो जाएगा ax क्यूब प्लस a प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस, पहले मैं bx को सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों के साथ, तो bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, bx क्यूब bx प्लस 2bx स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2b को सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा माइनस 2b को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जो कि नेगेटिव वैल्यू, तो साइन भी चेंज होगा, आ जाएगा माइनस 2bx स्क्वायर माइनस 2b, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 2b को 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4bx, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले cx को दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस cx, अब माइनस 2c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 2cx माइनस 2c प्लस dx माइनस 2d एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, x क्यूब की टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, x स्क्वायर की टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, x की टर्म्स को कंबाइन कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। देखिए x क्यूब की दो टर्म्स हैं, ax क्यूब प्लस bx क्यूब, दोनों में से अगर मैं x क्यूब कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर की टर्म्स को, इनमें से x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 3a, उसके बाद x स्क्वायर की टर्म देखिए, ये दोनों टर्म प्लस और ये माइनस दोनों कटेगी, दोनों टर्म सेम थी बट ऑपोजिट साइड की कटेगी। उसके बाद x स्क्वायर की टर्म है ये 3a प्लस c, इनमें से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया। अब ये x की टर्म देखें, इनमें से x कॉमन लेंगे तो 3a प्लस b माइनस 4b, अच्छा प्लस bx माइनस 4bx, ये दोनों टर्म सेम है, तो bx माइनस 4bx माइनस 3bx मैं लिख सकता हूं, तो माइनस 3bx में से x कॉमन लेंगे तो माइनस 3b। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस c एंड प्लस d, ये x कॉमन लिया हमने। लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, a माइनस 2b माइनस 2c एंड माइनस 2d। x चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो इनके साथ आप x का स्क्वायर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास इसको हम कह देते हैं रिलेशन 3, यानी अगर हमने जीरो मेथड यूज करना है तो जीरो मेथड हम अप्लाई करेंगे रिलेशन 2 के ऊपर, ठीक है। और अगर हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो चूंकि रिलेशन 3 में वेरिएबल्स अलग अलग हैं, वैल्यूज को हमने कंबाइन कर दिया, अलग अलग कर दिया, और तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट हम रिलेशन 3 से करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जीरो मेथड यूज कर रहे हैं। जीरो मेथड क्या है कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर है उसको जीरो पुट करें, x माइनस 2 को जीरो पुट किया,
यहां से x की वैल्यू आ गई 2। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे रिलेशन 2 में, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। रिलेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रिलेशन 2 में पुट करने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इन 2, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2 + 1 होल क्यूब। 2 पुट करेंगे 2 - 2 0, 0 की वजह से ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। 2 पुट करेंगे 2 - 2 0, 0 की वजह से ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। 2 - 2 0, 0 की वजह से ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 का होल क्यूब होता है 27 a। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 27, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास a आ गया। अब दूसरा लीनियर फैक्टर है x + 1, x + 1 को 0 पुट करें, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसको भी पुट करना है हमने इन इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या पुट करेंगे -1, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। यहां से हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा, -1 + 1 0, 0 की वजह से ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0, प्लस -1 की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये सारा एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, ये सारा एक्सप्रेशन भी 0, आ जाएगा -1 - 2, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे -2 -3d, d फाइंड करना है तो -3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। अब देखिए दो लीनियर फैक्टर्स थे मेरे पास, दोनों को मैंने जीरो मेथड पे अप्लाई करके दो कांस्टेंट टर्म्स निकाल ली। अभी बाकी दो कांस्टेंट टर्म्स का आंसर कैसे निकालूंगा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स फ्रॉम 3। ओके, अब कोएफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए रिलेशन 3 में हमारे पास सबसे बड़ा वेरिएबल x³ है, तो सबसे पहले x³ का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड की कोएफिशिएंट से इक्वेट करना है, ठीक है। तो x³ की कोएफिशिएंट को कैसे कंपेयर करेंगे, रिलेशन 3 में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x³ की वैल्यू नहीं है, x³ की वैल्यू नहीं है यानी इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा लेफ्ट साइड पे 0। राइट हैंड साइड पे देखिए x³ की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है a + b, तो a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1/27, यहां से b की वैल्यू निकल आएगी 1/27, इस साइड पे आके -1/27 हो जाए। अब बात करते हैं x² की कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट होता क्या है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। ओके, अभी हम x² का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x² की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या आ गया 0। राइट हैंड साइड में देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है 3a + c, तो अगेन a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, a है 1/27 प्लस c, कटिंग हो जाएगी 3 9 से 27, 1/9 बचेगा, तो 1/9 इस साइड पे आके -1/9 हो जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास चारों कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज आ गई, ये चारों वैल्यूज को हम कहां पुट करेंगे, उस रिलेशन में जो हमने लेट किया हुआ है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, या जगह x - 1 देखिए इस रिलेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू मैंने फाइंड की 1/27,
ओवर x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू मैंने फाइंड की -1 ओवर 27 ओवर x प्लस 1, c की वैल्यू फाइंड की मैंने -1 ओवर 9 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, d की वैल्यू मैंने फाइंड की 2/3 ओवर x प्लस 1 होल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 27 डिवाइड ओवर नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1, 27 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 9 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा 5.2 में हमारे पास देखिए स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 एंड 11 ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 184 पे और एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 184 पे, वो भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। चारों सवाल जो चारों क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में, मुश्किल नहीं है, आसान है, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ जो है शेयर कर लूंगा जो भी आपको डिफिकल्टीज होगी। अभी हम चलते हैं केस 3 पे 5.3 पर। ओके केस 3 डिस्कस करते हैं। अगेन हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन जो भी आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा, रैशनल फ्रैक्शन होगी, उसमें क्यू ऑफ एक्स आपका किस टाइप का होगा। तो पहले दो केसेस हमने डिस्कस किया था, पहले दो केसेस हमारे पास होंगे लीनियर फैक्टर के लिए और आखिरी दो केसेस हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए। तो इस केस को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन आपके पास x² - 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर में। आप फार्मूला ओपन कर सकते हैं x + 1 x - 1। तो देखिए इट इज क्वाड्रेटिक बट इट इज आल्सो रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर रिड्यूसिबल टू लीनियर हो तो फिर वो केस 3 में नहीं आएगा, क्योंकि केस 3 आपके पास क्या है, q of x is irreducible non-repeated quadratic factor। यानी इरिड्यूसिबल भी होना चाहिए और नॉन रिपीटेड भी होना चाहिए। नॉन रिपीटेड का मतलब कि होल पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसको x² + 1 की एग्जांपल दूं तो देखिए ये क्वाड्रेटिक तो है, ये रिड्यूसिबल भी नहीं है, यानी इट इज इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। एंड चूंकि होल पावर 1 है तो ये क्या होगा नॉन रिपीटेड, इरिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इरिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो तब आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके ऑलरेडी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है और न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा कम है। तो ये आपके पास क्या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम सिर्फ लेट करेंगे और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मैंने कंसीडर किया है, इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी इसको मैं रिड्यूस करूंगा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने छोटी क्लास में 9th क्लास में किया हुआ, 10th क्लास में भी किया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फिर भी आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए x4 x² और 1 आपने तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज लेनी है जिनका होल स्क्वायर बैक हो रहा हो, लेकिन इस केस में तीनों वैल्यूज को आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, एक तो x4 आपने ले लिया, x4 को आप x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वेरिएबल आपने ले लिया। दूसरी टर्म आपने कांस्टेंट टर्म लेनी है, ये वेरिएबल है इसको नहीं लेंगे, दूसरी टर्म आप क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी 1 को आप क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो कंसीडर कर लेंगे आपके पास है a² + b²। हमने फॉर्मूला पैक करना है, तो a² + b² तो क्वेश्चन में ही था मेरे पास, a² + b², इसको मैंने बना लिया। अब फॉर्मूला पैक करने के लिए +2ab मुझे चाहिए। तो a मेरे पास क्या है x² और b मेरे पास क्या 1। ये फॉर्मूला पैक करने के लिए +2ab ये मैंने खुद से ऐड किया, चूंकि खुद से ऐड किया है तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, ये काम मैंने कर लिया फॉर्मूला पैक करने के लिए। अब लास्ट में प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक आपका फॉर्मूला पैक, एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पैक हो रहा है। ए आपके पास एक्स स्क्वायर था और बी आपके पास 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ ये मेरे पास a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन एक फॉर्मूला पैक्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, ये मेरे पास सारी टर्म a है और ये टर्म b है, तो फॉर्मूला कैसे ओपन करूंगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी मैं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे ये टर्म्स लिख सकता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखिए, अब इसको जज करना हमारे लिए आसान हो गया कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है और दोनों देखिए रिड्यूस इररिड्यूसिबल टू लीनियर है, ये रिड्यूस नहीं कर सकते आप इनको मजीद, और दोनों की देखिए होल पावर 1 है, ये दोनों क्या है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस केस में आप इसको लेट कैसे करेंगे, देखिएगा लेट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप एक क्वाड्रेटिक फैक्टर अलग कर लें, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर अलग कर लें। जैसे प्रीवियस केसेस में हमारे पास लीनियर फैक्टर होता था डिनोमिनेटर में, तो लीनियर के लिए ऊपर हम कांस्टेंट टर्म सेलेक्ट करते थे। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है दोनों, तो क्वाड्रेटिक से एक डिग्री कम क्या होती है, लीनियर, तो ऊपर हम लीनियर फैक्टर्स को लेट करेंगे, तो पूरा लीनियर फैक्टर आपने लेट करना है, तो ऊपर लीनियर आ जाएगा ax प्लस b, ठीक है। अगेन क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर फैक्टर लेट करना है, तो आ जाएगा cx प्लस d। आपने कांस्टेंट्स को चेंज करना है, दोबारा ax प्लस b नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आपने a और b को यूज कर लिया है। अब दूसरी कांस्टेंट टर्म्स को यूज करेंगे सी डी, तो इसको हम लेट करने के बाद कह देते हैं रिलेशन 1। लेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस b, ये वैल्यू कट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इसके साथ आ जाएगा, प्लस cx प्लस d को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ये रिजल्टेंट के डिनोमिनेटर में लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग हुई, कटिंग के बाद एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, इसको कह देते हैं रिलेशन 2, ठीक है। अच्छा, वैसे रिलेशन 2 की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो मेथड तो यूज कर नहीं सकते। जीरो मेथड कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लीनियर फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर को हम जीरो पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल के हम रिलेशन 2 में पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में थर्ड टाइप में आपके पास देखिए, इस क्वेश्चन में तो कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं, तो आप जीरो मेथड भी यूज नहीं करेंगे, तो रिलेशन 2 की भी हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली चारों कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू लीनियर जीरो मेथड तो यूज नहीं कर सकते ना, तो चारों कांस्टेंट टर्म्स का आंसर कैसे निकालेंगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स के लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा जिसमें हर वेरिएबल के टर्म अलग अलग हो, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, मैं वो रिलेशन लिख देता हूं। हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी एक्स क्यूब की टर्म्स अलग हो जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म्स अलग करेंगे तो माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स हो जाएंगी अलग। फिर कांस्टेंट टर्म्स यानी x की टर्म्स को अलग करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, एक्स की टर्म्स को अलग करेंगे तो ये चीज आपके पास आएगी, प्लस जब मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट टर्म्स को अलग करेंगे तो आपके पास b प्लस डी आ जाएगा, और इसके साथ वेरिएबल आता है x टेस्ट पावर 0, इसको हम कह देते हैं रिलेशन 3, ठीक है। ये काम मैंने डायरेक्ट किया है, यानी इन सबको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब की टर्म्स अलग करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वायर की टर्म्स अलग करेंगे तो ये रिलेशन आएगा,
एक्स की टर्म्स को अलग करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म्स अलग करेंगे तो ये आपके पास फैक्टर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कुछ रिलेशन बना देता हूं। इसको भी रिलेशन 2 की, रिलेशन 2 तो हमारे पास है नहीं है। ओके, सबसे बड़ा वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। तो पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 0। राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। इसको आप कहते हैं रिलेशन 1। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। फिर x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है -2 एंड राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, इसको कहते हैं रिलेशन 3। फिर x इज पर 0 यानी कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है 3, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है b प्लस डी। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेशन 4। अब इन चार इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे आपस में। सॉल्व करने के बाद a b c d की जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को हम रिलेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं रिलेशन 1 और रिलेशन 3 को माइनस कर दूं तो a की वैल्यू भी कट जाएगी, c की वैल्यू भी कट जाएगी, b और d की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। b और d की इक्वेशन को b और d वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, b और d का आंसर आ जाएगा। तो भी क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, और 3 है मेरे पास -2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सेम टर्म्स को मैंने लिखा ऊपर नीचे। अब चूंकि माइनस कर रहा हूं तो सबके साइन चेंज, प्लस a माइनस a से कैंसिल, प्लस c माइनस c से कैंसिल, प्लस b माइनस d, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन 5। ठीक है, देखें ऑलरेडी b और d की एक रिलेशन मेरे पास है। अब मैं रिलेशन 4 और 5 को आपस में ऐड करूंगा, d कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी बाय इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। 4 हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू b प्लस d, और 5 है 2 इज इक्वल्स टू b माइनस डी। चूंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस d माइनस डी से कैंसिल, b प्लस b 2b, 3 प्लस 2 5। तो यहां से हमारे पास b का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल्स टू b। इस b की वैल्यू को वापस पुट कर देता हूं मैं रिलेशन 5 में, तो d का आंसर भी आ जाएगा। इसको कर देते हैं पुट इन 5। तो 5 में b की जगह पुट कर देंगे 5/2, 2 इज इक्वल्स टू b की जगह आ जाएगा b की वैल्यू 5/2 माइनस d एज इट इज। ओके, d फाइंड करना है, माइनस d साइड पे आके प्लस d हो जाएगा, और 2 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 4, तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 माइनस 4 1/2। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, b का जो आंसर आया था उस आंसर को मैंने रिलेशन 5 में पुट किया है। आप b का आंसर रिलेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा।
मैंने बी का आंसर रिलेशन 5 में पुट किया बी की जगह पे, इसको रीअरेंज किया, एलसीएम लिया तो डी का आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब बी और डी का आंसर हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। आप किसी भी इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। 1 is equals to minus a as it is प्लस b हमने फाइंड किया हुआ है 5/2 प्लस c as it is प्लस d हमने फाइंड किया 1/2। ठीक है, माइनस a इस साइड पे आके, अच्छा माइनस a प्लस c को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस a प्लस c 1 5/2 इस साइड पे आके माइनस 5/2 हो जाएगा, 1/2 इस साइड पे आके माइनस 1/2 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ रहा है 2, सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस a प्लस c। सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 6 यानी माइनस 4/2 माइनस a प्लस c, तो कटिंग होगी तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस c। ये आपके पास आ गया रिलेशन 6, इसको नाम दे देते हैं। देखिए a और c वाला मेरे पास ऑलरेडी एक और रिलेशन है, रिलेशन 1। मैं रिलेशन 1 और रिलेशन 6 को ऐड करूंगा तो a कट जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है 0 इज इक्वल्स टू a प्लस c, इक्वेशन 6 है माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस c। क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होंगे, a माइनस a से कट गया, 0 माइनस 2 माइनस 2, c प्लस c 2c, 2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा, 2 से कट जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब c की वैल्यू को अगेन रिलेशन 6 में या रिलेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है कि हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस c, 0 इज इक्वल टू a प्लस c, क्या फाइंड किया हमने -1, तो यहां पर आ जाएगा -1। 0 इज इक्वल टू a -1, -1 इस साइड पे आ गया +1 और ये a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो देखिए चारों कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू आ गई, b c और ये a आ गया। ये सारे वैल्यूज हम कहां पुट कर देंगे, उस रिलेशन में जो हमने लेट किया था, रिलेशन 1। ठीक है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, जिसमें x² माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज, x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू a हमने फाइंड किया है 1, x प्लस b हमने फाइंड किया हुआ है 5/2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस x एज इट इज, प्लस c की वैल्यू हमने फाइंड किया -1, ये इसके साथ x एज इट इज, प्लस d हमने क्या फाइंड किया 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज x² प्लस 1 माइनस x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ऊपर एलसीएम लें, ऊपर एलसीएम आ रहा है 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 प्लस x एज इट इज, प्लस अगेन ऊपर एलसीएम आ रहा है 2, तो ये ऊपर आ जाएगा -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 माइनस x एज इट इज। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 3 ओवर x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 डिवाइड और नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 2 डिवाइड और नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।
ये -2x + 1 है, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लेता हूँ, ताकि कंफ्यूजन जो है आपको ये माइनस आएगा बाद में प्लस आएगा, ये कंफ्यूजन से हम बच सकें। तो ये आपका फाइनल आंसर। केस 5.3 में केस 3 को हमने डिस्कस कर लिया था। अब 5.3 के जो स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 5.3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8 एंड 10। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको जो मुश्किल वाला सवाल था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके बाद 5.3 की कुछ एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 186 पे एग्जांपल 1, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अभी हम चलते हैं केस 4 पे। केस 4 में चूंकि 5.4 में हमारे स्मार्ट सिलेबस का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, 5.4 की सिर्फ एग्जांपल 1 आपके पास जो है स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, वो भी ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केस 4 है क्या और केस 4 को लेट कैसे करेंगे। देखिए पहला केस हमारे पास क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। दूसरा केस हमारे पास क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी पहला नॉन रिपीटेड का था, दूसरा रिपीटेड का था, और पहले दो केसेस लीनियर के थे। अब आखिरी दो केसेस हमारे पास क्वाड्रेटिक के हैं, जिसमें थर्ड केस क्या था, व्हेन डिनोमिनेटर इज इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो फोर्थ केस क्या होगा, इररेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। Q of x is irreducible repeated quadratic factor। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह लेट करेंगे। जो एग्जांपल इन्होंने सॉल्व की हुई है 5.4 की, मैं उसी एग्जांपल की पार्शियल फ्रैक्शन लेट करके आपको बता देता हूँ। पहले तो चेक करिए क्या ये इम्प्रॉपर तो नहीं, ये बिल्कुल ये आपके पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो इसको हमें सिर्फ लेट करना पड़ेगा। देखिए एक आपके पास लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि इसकी होल पावर 1 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। तो लेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जो रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है तो उसको क्या करते थे, जितनी पावर थी उसको उतनी दफा लिखते थे, लेकिन पहले होल पावर 1, फिर होल पावर 2, फिर होल पावर 3, जितनी पावर होती थी उतनी पावर तक हम उसको जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलते थे। तो देखिए होल पावर 2 है, तो पहले आप इसको लिखेंगे होल पावर 1 के साथ, फिर आप इसी को लिखेंगे होल पावर 2 के साथ। अब चूंकि इसकी होल पावर 2 है तो आपको आगे चलने की जरूरत नहीं है, होल पावर क्यूब आप नहीं लिख सकते क्योंकि होल पावर 2 है, तो होल पावर 1 होल पावर 2 के साथ लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास लीनियर है, तो लीनियर अगेन सेपरेट। अब बात करते हैं ऊपर के लेट करेंगे, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर आ जाएगा लीनियर फैक्टर ax + b, ये भी क्वाड्रेटिक है, बेशक रिपीट हो रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर भी आ जाएगा लीनियर cx + d, ये लीनियर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो a b c d यूज कर लिया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा e, ठीक है। इसको इस तरह हम लेट कर सकते हैं। ओके जी, 5 यूनिट हमारे यहीं पे जो है कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोस में नए चैप्टर के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी आपको सवाल अगर पूछना है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज़ें पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।